हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं सबको राधे राधे, जय श्री राम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कमलेश चौधरी जी, अनमोल पाल जी, मिस यूनिवर्स जी, नीरज पंडित जी, कमला सिंह जी, निर्मला सारस जी, दिव्या जी, सबका क्लास में स्वागत है। सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके सखा साथी जितने भी हैं वो भी इस वीडियो से जुड़ जाएं और इस ज्ञान गंगा का आनंद ले सकें। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए। स्टार्ट करना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं को, विभिन्न एनवायरमेंटल इश्यूज को इस क्लास के अंतर्गत हम टच करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रेट्स रह गए थे। कल की क्लास में विकास सिंह जी कह रहे थे कि सर कुछ स्ट्रेट्स बचे हुए हैं, बिल्कुल छूटने नहीं दिया जाएगा, सारे के सारे स्ट्रेट्स कराए जाएंगे। 4 स्ट्रेट्स, 4 जल संधियों की चर्चा कल की थी और उनके अलावा जो जल संधियाँ इंपॉर्टेंट है उनकी आज चर्चा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद पर्यावरणीय मुद्दों पर हम लोग अग्रसर होंगे। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रवि शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तुषार श्रीवास्तव जी, प्रेम जी, मानसी जी, सबका स्वागत है। चलते हैं क्लास की ओर। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे किसकी? जल संधियों की। किनकी चर्चा कर रहे थे? जल संधियां या स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स की चर्चा हो रही थी। तो कल हमने बताया था ऐसा जलीय क्षेत्र जो 2 जलीय क्षेत्रों को या तो जोड़ता हो वो जल संधि कहलाता है, या फिर 2 स्थलीय क्षेत्रों को अलग करता हो वो जल संधि कहलाता है। उसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्ट्रेट भी कहते हैं। 4 जल डमरू मध्यों की हमने कल चर्चा की थी। डोवर स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि और बाबेल मंडेब। इनकी चर्चा कल हो चुकी थी। इसके अलावा जो स्ट्रेट हैं, जो महत्वपूर्ण स्ट्रेट है, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए एक बार मैप पे चलेंगे, उसके बाद हम सीधे सीधे आएंगे आपके लिखने वाले सेक्शन पर। देखिए आपको मैप अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है? एक बार कमेंट करके मुझे फटाफट से बताइए। आज मैंने जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर लिया है। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है सर जूम करो जूम करो जूम करो, तो मैंने आज पहले से ही बहुत सारा जूम करके रखा है उसको। जल्दी से फटाफट से बताइए क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कल हमने चर्चा की थी 4 स्ट्रेट्स की और 5वां स्ट्रेट स्टार्ट करने वाले। हम 5वें जल संधि की चर्चा करने वाले हैं। और देखिए 5वीं जो जल संधि है, सबसे पहले समझिए ये इसको कहते हैं द गल्फ, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और दूसरी तरफ इस क्षेत्र को बोलते हैं हम ओमान की खाड़ी। क्या बोलते हैं? ओमान की खाड़ी। और इन दोनों खाड़ियों को, इन दोनों गल्फ्स को, इन दोनों बेज को जो जल संधि मिलाती है वो बीच में बनी हुई है। क्या है? बीच में बनी हुई है और उसका नाम है हार्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि मिलाती है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? हार्मुज जल संधि या हार्मुज स्ट्रेट। कौन सा? हार्मुज स्ट्रेट। ये 5वां स्ट्रेट है आपका। विश्व के नक्शे पर मैंने समझाया एशिया महाद्वीप में स्थित है और फारस की खाड़ी द गल्फ ऑफ पर्शिया या द गल्फ के पास है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। 6ठे स्ट्रेट की ओर हम चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जो 6ठी जल संधि है वो बिल्कुल भारत के बगल में, भारत के पास ही है। देखिए एक तरफ आपको मिलेगी, नीचे की तरफ आपको जो खाड़ी मिलेगी वो कौन सी खाड़ी होगी? श्रीलंका और भारत के बीच में जो खाड़ी है कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी के थोड़ा सा ऊपर यहां पर आपको दिखाई दे रही है कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को मिलाने वाली जो जल संधि है जो इनके बीच में स्थित है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि।
क्या है? पाक जल संधि, यानी कि पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन आएगा पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है, तो आप आंसर लगाएंगे भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, यानी ये भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। और अगर क्वेश्चन आएगा किन जलीय क्षेत्रों को ये जोड़ती है, किन जलीय क्षेत्रों को मिलाती है, तो पहला जलीय क्षेत्र मन्नार की खाड़ी और दूसरा जलीय क्षेत्र कौन सा? बंगाल की खाड़ी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये छठी जल संधि हमने आपको बताई है, छठवीं जल संधि, और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आपको हो चुकी होगी। चलते हैं सातवीं जल संधि की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सातवीं जल संधि की ओर चलते हैं। देखिए सातवीं जल संधि, सातवीं जल संधि के लिए इस क्षेत्र में आपको आना पड़ेगा। कौन से क्षेत्र में? इस क्षेत्र में। ये देखिए सुमात्रा द्वीप है। कौन सा? सुमात्रा द्वीप है। और सुमात्रा द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? इंडोनेशिया के। सुमात्रा द्वीप के इस ओर, यानी कि यहां पर आपको एक सागर मिलेगा, अंडमान सागर। कौन सा सागर? अंडमान सागर। और सुमात्रा द्वीप के इस क्षेत्र में आपको एक सागर मिलेगा, जावा सागर। कौन सा सागर मिलेगा इस क्षेत्र में? जावा सागर। जावा सागर, यानी कि अंडमान सागर ऊपर और जावा सागर नीचे, और इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में एक छोटी सी जल संधि है, और उस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। क्या नाम है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा मलक्का जल संधि किन किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? एक तरफ अंडमान सागर, दूसरी तरफ जावा सागर, और इन दोनों को जोड़ रही है मलक्का जल संधि। और अगर हम कहेंगे किन दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग कर रही है, तो इधर आपको सुमात्रा द्वीप मिल रहा है और दूसरी तरफ मलेशिया मिल रहा है। या तो आप सुमात्रा और मलेशिया कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए क्या? इंडोनेशिया और मलेशिया। इन दोनों देशों को, इन दोनों के द्वीपीय क्षेत्रों को अलग करती है। चलते हैं, देखिए इनको लिख लेते हैं। ये जितनी तीन जल संधियां मैंने अभी अभी कराई हैं, चार कल कराई थी, इन तीनों को लिख लीजिए आप पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहली जल संधि जो आज मैंने कराई वो कौन सी कराई आपको? हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि। और जो हारमुज जल संधि है वो किन किन क्षेत्रों को जोड़ रही है? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और दूसरा क्षेत्र जिसको ये जोड़ती है वो कौन सा है? बताइए जल्दी। ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी। इसके बाद दूसरी जो जल संधि आज हमने जिस पर चर्चा की वो क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भारत से रिलेटेड है ये, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको आप नोट जरूर करिएगा। पाक जल संधि, पाक जल संधि किस किस को अलग कर रही, किस किस को जोड़ रही है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और दूसरी तरफ कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। और अगर देशों की बात की जाए तो किन देशों को के बीच है ये? भारत और श्रीलंका। स्थिति मैंने लोकेशन आपको बताई। इसके बाद तीसरी जल संधि मैंने बताई मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि। और जो मलक्का जल संधि है वो किस किस को अलग कर रही है? देखिए फटाफट से, किस किस को जोड़ रही है इस चीज को देखिए। एक तरफ आपको मिल रहा था अंडमान सागर। कौन सा? अंडमान सागर। और दूसरी तरफ आपको मिल रहा था क्या? बोलिए फटाफट से। जावा सागर। और अगर हम देशों के बीच की बात करें कि किन दो देशों के बीच है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट, देर मत करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नक्शे की ओर एक बार फिर से हम लोग चलेंगे। ये नक्शा एक बार फिर से आपके सामने है, और अब हम चर्चा करने वाले हैं, अब हम चर्चा करने वाले हैं आठवीं जल संधि की। किसकी? आठवीं जल संधि की। देखिए आठवीं जल संधि आपके सामने आ रही है। आठवीं जल संधि, देखिए यहां पर आपको बीच में एक सागर अभी अभी हमने बताया था, कौन सा था? जावा सागर। जावा सागर। और इधर आपको मिल ही रहा है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर।
और जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो देखिए इस जगह पर है। कौन सी? इस जगह पर। इसका नाम क्या है? सुंडा जल संधि। क्या नाम है इसका? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि से क्वेश्चन आएगा तो किस किस को जोड़ रही है? एक तरफ जावा सागर, दूसरी तरफ हिंद महासागर, और बीच में बसी हुई जो जल संधि है, बीच में जो बनी हुई जल संधि है उसका नाम है सुंडा जल संधि। क्या नाम है? सुंडा जल संधि। अगर हम कहें कि स्थलीय भागों की, तो एक तरफ आपका जो द्वीप का नाम है सुमात्रा और दूसरे द्वीप का नाम है जावा। तो जावा और सुमात्रा नामक स्थलीय क्षेत्रों को, या जावा सुमात्रा नामक द्वीपों के बीच ये जल संधि बनी हुई है जिसका नाम क्या है? सुंडा जल संधि। क्या नाम है इसका? सुंडा जल संधि। जल्दी से फटाफट से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दो जल संधि और बची हैं, सेकंड लास्ट जल संधि की हम चर्चा करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलते हैं, अग्रसर होते हैं। अब हम सीधे जापान की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये जापान है। आपको ऊपर एक सागर दिख रहा है, ओखोटस्क सागर। कौन सा सागर है ये? ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर। और इधर आपको मिल रहा है जापान सागर। कौन सा सागर? जापान सागर। और ओखोटस्क सागर और जापान सागर के बीच एक जल संधि बनी हुई है। कौन सी जल संधि है ये? टार्टरी जल संधि। कौन सी? टार्टरी जल संधि, यानी कि स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। कौन सी? स्ट्रेट ऑफ टार्टरी या टार्टरी जल संधि आपको यहां पर दिखाई दे रही है। सी ऑफ ओखोटस्क और जापान सी के बीच, यानी कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो टार्टरी जल संधि है या टार्टरी स्ट्रेट है। आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब आखिरी जल संधि की चर्चा करने वाले हैं। आखिरी जल संधि काफी महत्वपूर्ण है, बेरिंग जल संधि उसका नाम है। और बेरिंग जल संधि की चर्चा करें, सबसे पहले समझिए ऊपर चुकची सागर। कौन सा सागर? चुकची सागर। चुकची सागर। और नीचे एक सागर दे रखा है जिसका नाम क्या है? बेरिंग सागर। क्या नाम है? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। चुकची सागर और बेरिंग सागर। और चुकची सागर और बेरिंग सागर के बीचों बीच जो जल संधि बनी हुई है, जो इन दोनों को मिलाती है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए कौन कौन सी सागर? एक चुकची सागर और दूसरा बेरिंग सागर, और इन दोनों को मिलाती है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। यानी कि अभी अभी हमने चर्चा की किसकी? एक तो सुंडा जल संधि की, दूसरी चर्चा की स्ट्रेट ऑफ टार्टरी की इस जगह पर, और तीसरी चर्चा की हमने बेरिंग जल संधि की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम मिटा के सीधे इनको लिखते हैं। एक बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर करा देते हैं आपको। देखिए अगर हम बात करें, अभी अभी 3 जल संधियों की बात की हमने, और 3 जल संधियों में पहली जल संधि कौन सी थी? सुंडा जल संधि। सुंडा स्ट्रेट। और सुंडा स्ट्रेट किन 2 क्षेत्रों को जोड़ रहा था? एक था हिंद महासागर, हिंद महासागर, और दूसरी तरफ था जावा सागर। कौन सा? जावा सागर। जावा सागर। और अगर हम बात करें स्थलीय क्षेत्रों की, तो किन 2 स्थलीय क्षेत्रों के बीच में था? सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच में था ये। इसके बाद हमने चर्चा की टार्टरी जल संधि की। टार्टरी जल संधि, स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। और स्ट्रेट ऑफ टार्टरी किन 2 सागरों को जोड़ती है? ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर। और दूसरी तरफ कौन सा सागर है? ओखोटस्क सागर। और दूसरी तरफ था जापान सागर। कौन सा? जापान सागर। इनको ये टार्टरी जल संधि अलग कर रही है। कौन सी? टार्टरी जल संधि अलग कर रही है। इसके बाद जोड़ रही है इनको। ओखोटस्क सागर और जापान सागर को आपस में जोड़ रही है, इन दोनों के बीच है। चलते तीसरी जल संधि की ओर, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि किन किन सागरों को जोड़ रही है? किन किन के बीच में? पहला सागर कौन सा था? चुकची सागर। चुकची सागर।
और चुकची सागर और दूसरा सागर था बेरिंग सागर, और इन दोनों सागरों के बीच कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि। स्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो किन दो स्थलीय क्षेत्रों के बीच है? एक तरफ इधर पश्चिम साइड में पड़ रहा था इसके क्या, रूस का साइबेरियाई भाग, और इसके पूर्व में पड़ रहा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित अलास्का क्षेत्र। क्या? अलास्का क्षेत्र। इस प्रकार जितनी भी महत्वपूर्ण जल संधियां हो सकती थी, सारी की सारी महत्वपूर्ण जल संधियां मैंने आपको कवर करा दी, कंप्लीट करा दी। और इसके बाद अब हम एनवायरमेंटल इश्यूज नामक टॉपिक पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो इस प्रकार यूपी टेट परीक्षा में पूछे जा सकने वाला जो महासागरीय विज्ञान का जो क्षेत्र था, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना थी, मैंने उसको काफी डिटेल्ड तरीके से आपको करा दिया। किसी भी प्रकार से यकीन मानिए 1% भी कमी नहीं छोड़ी। एक भूमध्य सागर से क्वेश्चन आया था, मैंने संसार के सारे महत्वपूर्ण सागर भूमध्य सागर समेत करा दिए। इसके अलावा अपनी तरफ से, क्योंकि जल संधियां सागर का महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, जल संधियों से अक्सर कर क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने उन जल संधियों को आपको नक्शे पर भी दिखाया, मैंने उन जल संधियों को आपको लिखकर भी बताया। उम्मीद करता हूं ये जल संधियां आपके दिमाग में एकदम से बैठ गई होंगी। उम्मीद करता हूं, पूरी उम्मीद है मुझे, आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा तरीका लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इनको अब आप भूलने वाले नहीं है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार जरा सा फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का लाभ ले सकें। आप मेरे साथ साथ थोड़ी सी मेहनत जरूर करिए, जिससे कि क्लास के आनंद दुगने हो जाएं, क्लास में मज़ेदारी दुगनी हो जाए। जरा जल्दी से शेयर करिए, स्टूडेंट्स को जोड़िए फटाफट से। और अब हम चलते हैं पर्यावरणीय मुद्दों की तरफ। पर्यावरणीय पहलू, विभिन्न पर्यावरणीय पहलू, विभिन्न पर्यावरणीय पहलू या मुद्दे, डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चंस यूपी टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर एक एक करके चर्चा कर रही है। और अब हम चर्चा करने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी पर। भोपाल गैस त्रासदी पर चर्चा होने वाली है। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर निकल कर आता है। भोपाल गैस त्रासदी से लगातार यूपी टेट परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, और भोपाल गैस त्रासदी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में? भोपाल शहर में 2 से 3 दिसंबर 1984 के दिन, 1984 के दिन क्या हुआ? एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। और यूनियन कार्बाइड कंपनी क्या बनाती थी? कीटनाशक बनाती थी। कीटनाशक बनाती थी। कीटनाशक बनाती थी। किस देश की कंपनी थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी थी। इसके मालिक का नाम क्या था? एंडरसन। और इस कंपनी में दुर्भाग्यवश, इस कंपनी की जो फैक्ट्री मध्य प्रदेश में थी, उसमें दुर्भाग्यवश किसी भी, ये समझ लीजिए, एक अनहोनी घटी। और वो अनहोनी क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव, गैस का रिसाव। और इस जहरीली गैस के रिसाव के कारण मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लगभग 15,000 मौत हो गई। लगभग 15,000 मौत हुई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। और इस दर्दनाक घटना को भारतीय इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है। तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, जरा एक बार देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस इससे बनते हैं।
देखिए इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है किस शहर में हुई, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई। दूसरा क्वेश्चन बनता है कब हुई, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई। इसके बाद क्वेश्चन बनता है किस कंपनी के कारखाने में हुई, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने में हुई। लैपटॉप यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने में हुई। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है क्या बनाती थी, तो कीटनाशक बनाती थी। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है किस देश से संबंधित कंपनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसके मालिक कौन थे, तो एंडरसन इसके मालिक थे। और एंडरसन जिस दिन ये भोपाल गैस त्रासदी हुई उस दिन एंडरसन भारत में ही मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो यहाँ से बच निकले और अमेरिका पहुंच गए। बाद में भारत की ये डिमांड रही अमेरिका से कि एंडरसन को भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाए, भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने उसे नहीं सौंपा और वो अपनी मौत मर गए, फाइल बंद हो गई। तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ध्यान रखिएगा, इस गैस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, किसी एक एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में इस गैस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित गैस कौन सी थी। ये ऊपर वाले सारे के सारे कारक, सारे के सारे क्वेश्चंस अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस गैस के सामने। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट भी कर लिया होगा और इसको याद भी कर लिया होगा। अब भोपाल गैस त्रासदी जैसी ही एक दूसरी दर्दनाक घटना की चर्चा करते हैं जो अभी अभी हुई है, 2020 में ही मई महीने में ही घटित हुई, जिसका नाम है विशाखापट्टनम गैस लीक कांड। विशाखापट्टनम गैस लीक कांड। ठीक उसी प्रकार का समझ लीजिए इसको, ठीक उसी प्रकार का समझ लीजिए जिस प्रकार का भोपाल गैस त्रासदी हुई। देखिए ये कब हुई, मई 2020 में, मई 2020 में। अच्छा ये कहां पर हुई, ये हुई आर वेंकटपुरम गांव, आर वेंकटपुरम गांव। और ये आर वेंकटपुरम गांव कहाँ का है, विशाखापट्टनम का। कहाँ का, विशाखापट्टनम का। और विशाखापट्टनम शहर किस प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर कौन सी कंपनी का कारखाना था, एलजी पॉलीमर्स, एलजी पॉलीमर्स। और ये कंपनी क्या बनाती थी, केमिकल्स। क्या बनाती थी, केमिकल्स बनाती थी। और इस कंपनी की फैक्ट्री में, इस कंपनी के प्लांट में स्टायरिन गैस का जो टैंकर था, उसका जो कूलिंग सिस्टम था, उसमें थोड़ी सी खराबी आ गई और खराबी होने के कारण स्टायरिन गैस का लीकेज हुआ, रिसाव हुआ। कौन सी गैस, स्टायरिन गैस का रिसाव, स्टायरिन गैस का रिसाव और लीकेज। और स्टायरिन गैस की लीकेज के कारण एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। कितने लोगों की मौत हो गई, 11 लोगों की मौत हो गई। ये मुद्दा हाल ही करंट से संबंधित है, साल 6 महीने पहले ही हुआ, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी जैसा ही है। अगर ये विकराल रूप ले लेता तो यकीन मानिए इससे भी बहुत सारी मौतें हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने, भगवान ने हमको बचा दिया, सुरक्षित कर दिया और ज़्यादा बड़ी घटना घटित नहीं हुई। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इस साल यूपी टेट में बन सकता है। यहाँ पर जैसे वहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ स्टायरिन गैस इंपॉर्टेंट है। स्टायरिन गैस क्या काम करती है, सबसे पहले श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है और श्वसन तंत्र को प्रभावित करके ये व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती है। किस चीज को प्रभावित करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और श्वसन तंत्र को प्रभावित करके ये व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। भोपाल गैस त्रासदी भी समझी और विशाखापट्टनम गैस लीक कांड भी आपने समझा। इसके बाद कुछ अन्य पर्यावरणीय पहलुओं पर चलते हैं और सबसे पहले हम आपको देंगे एक ट्रिक, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ट्रिक, अब ट्रिक की बारी आ गई। देखिए
डेली की क्लास में मैं डेली क्लास को रोमांचक बनाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आप बोर ना हो इसलिए पूरा प्रयास करता हूं कि कुछ नई नई चीजें आपको दी जाएं और जिससे कि आपके अध्ययन में भी काफी सरलता हो जाए। देखिए, मैंने आपको वायुमंडल की परतें टॉपिक कराया था और वायुमंडल की परतें टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये चूंकि मैं तो लगातार कई सालों से पढ़ा रहा हूं, लगभग 10 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे तो याद है, मुंह जवानी रटी हुई है। लेकिन आप लोग नए हो, आप लोगों के लिए इन परतों का क्रम याद रखना ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपकी समस्या को समझता हूं और आपकी समस्या को समझते हुए मुझे पता है कि आपको ये चीजें कैसे याद करानी है, और इस परतों के क्रम को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं। देखिए, छोड़ा सबको मैं आया बाहर, यानी कि मैंने सभी बुरे लोगों को छोड़ दिया और जो गंदगी का दलदल था मैं उससे बाहर निकल आया और आज मैं जन कल्याण का कार्य कर रहा हूं, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रहा हूं किनको, विद्यार्थियों को जो सपने संजोए हुए हैं उनको। तो छोड़ा सबको मैं आया बाहर, छोड़ा मीन्स क्षोभ मंडल, छोड़ा मीन्स क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता था? समताप मंडल। सबको का मतलब समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। और समताप मंडल में मीन्स मध्य मंडल, में मीन्स मध्य मंडल। आया मीन्स आयन मंडल, आयन मंडल। और बाहर मीन्स बहिर्मंडल। कौन सा मंडल? बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। यानी कि सबसे निचली परत वायुमंडल की कौन सी? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। दूसरे नंबर पे जो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो कौन सी? स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। समताप मंडल के बाद जो तीसरी परत है वो कौन सी? मध्य मंडल या मेसोस्फियर। और मध्य मंडल के ऊपर कौन सा है? आयन मंडल, 80 से 640 किलोमीटर के बीच। और आयन मंडल के बाद वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। कौन सी? बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल का विस्तार लगभग 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर तक। कहां तक? 18 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक, और इसका विस्तार 80 से 640 किलोमीटर तक, और 640 किलोमीटर के ऊपर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा मंडल विस्तृत है? बहिर्मंडल। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज याद हो गई होगी, हो गई कि नहीं? छोड़ा सबको मैं आया बाहर, सबकी गंदगी को छोड़ दिया मैंने और उस बुरे दलदल से निकलकर मैं बाहर आ गया, एग्जामपुर में आ गया, और अब जन कल्याण का कार्य कर रहा हूं। चलते अगले उसकी ओर, टॉपिक की ओर। ये बहुत अच्छी ट्रिक आपको लगी होगी, याद भी हो गया होगा इस ट्रिक के माध्यम से। मन कर रहा है एक और ट्रिक दे दूं अभी तुरंत दे दूं, जो आपके काम की ट्रिक है, जो आपको याद नहीं हो पाती है, जो टॉपिक मैंने कराए दूंगा क्लास के लास्ट में दूंगा। थोड़ा एकदम सारी चीज निकल जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, लास्ट में दूंगा। आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी के अंदर जो तत्व बताए थे मैंने, पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व बताए थे, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। आपको याद होगा, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन मैंने कराया था पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। इनको रटा दूंगा बिल्कुल, पृथ्वी के अंदर कौन से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, इनके लिए भी ट्रिक तैयार करके लाया हूं। इनके लिए क्या तैयार करके लाया हूं? ट्रिक। आपको बिल्कुल भूलने नहीं दूंगा। आप चाहोगे कि मैं भूल जाऊं, लेकिन ईवीएस भूलने तो ही नहीं दूंगा। आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, आपको दिखेगी भी ये चीज। इसके बाद हम सीधे एक पर्यावरणीय पहलू की ओर चलते हैं, और उस पर्यावरणीय पहलू का नाम क्या है? ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर। और ग्रीन मफलर नामक पर्यावरणीय पहलू की ओर चलते हैं। इससे यूपी टेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है।
ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, थोड़ा गुरुजी का भी सम्मान बढ़ जाए। ध्यान रखिए गुरुजी के सम्मान की। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, जितने भी फेसबुक आइडिया हैं, सब पे शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए ईवीएस की धमाकेदार क्लास, ईवीएस की ज़बरदस्त क्लास चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो, ये आपको सुनिश्चित करना है। गुरुजी के लिए इतना काम आपको करना पड़ेगा। राजी राजी के राजी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर कॉन्सेप्ट को समझिए आप। देखिए सबसे पहले हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ाई करने के बाद जब हमारी शादी हो जाती है तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि मकान अपना निजी होना चाहिए। नौकरी, नौकरी के बाद अगला सपना क्या होता है, मकान। हमारे जो पैतृक मकान होते हैं वो कुछ संकरी गलियों में है ना, कुछ जाम वाले इलाकों में होते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छी सोसाइटी में एक मकान हो। और उस सोसाइटी के सपने क्या होते हैं कि देखिए उस सोसाइटी के सपने होते हैं, देखो एक तो मेन रोड हाईवे से पास में ही हो, दूसरा हरी भरी सड़कें हो, चौड़ी सड़कें हो, तीसरा ज़्यादा गंदगी नहीं हो, वहाँ जल की निकासी की अच्छी सुविधा हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए विभिन्न कॉलोनाइजर्स कॉलोनीज बनाते हैं, और कॉलोनीज हाईवे के पास में ही रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हाईवे से जो मुख्य सड़क है उससे ज़्यादा अंदर जाना नहीं चाहते। ज़्यादा अंदर जाएंगे तो जो मकान की कीमत है वो गिरती चली जाती है। लेकिन ये सपना तो साकार हो जाता है, हम लोग बड़े हुए, पैसा कमाया, हमने मकान खरीद लिया, लेकिन ऐसा मकान खरीदने के साथ साथ कुछ समस्याएं ये मकान लेकर आता है। जैसे हाईवे के नज़दीक होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बहुत रहेगी, गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी, पौ पू पौ पू। आप रात में काम करके आए ऑफिस से, आपने 10 या 12 घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, अब घर पे आए किसके लिए, सोने के लिए। बड़ी खुशी है कि मैंने अपना मकान खरीद लिया, लेकिन जैसे सोने के लिए आए वहाँ पर आप जैसे ही लेटे, गाड़ी कभी ट्रक निकल गया पौ, कभी कार निकल के गई पौ, कभी मोटरसाइकिल निकल रही है, जैसे पौ की आवाज आई बस ही जग गई। यानी कि आपको नींद नहीं आ रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और ध्वनि प्रदूषण को रोकने से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ग्रीन मफलर। ध्वनि प्रदूषण को रोकने से संबंधित कॉन्सेप्ट कौन सा है, ग्रीन मफलर। किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और ध्वनि प्रदूषण को रोकने का उपाय है ग्रीन मफलर। देखिए ग्रीन माने हरित टेक्नोलॉजी पर आधारित, हरित टेक्नोलॉजी पर आधारित, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित। और मफलर किसकी रक्षा करता है, कान की। किसकी रक्षा करता है, सर्दियों में, सर्दियों में जब सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं तो मफलर लगाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को तो देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसे ही सर्दियां आएंगी मफलर बांध लेंगे। तो मफलर किस चीज की रक्षा कर रहा है, कान की। इसका मतलब ग्रीन मफलर शब्द से ही समझ गए होंगे आप कि हरित टेक्नोलॉजी के माध्यम से कान की रक्षा करनी है। यानी कि ये किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से। यानी कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास करता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास करता है, करने का प्रयास करता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास करता है। कौन करता है, ग्रीन मफलर। देखिए हाईवेज के आसपास जिन्होंने अपने मकान बना रखे हैं, मुख्य सड़कों के आसपास जिनके घर हैं, जिनकी कॉलोनीज हैं, वहाँ ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो आपकी सड़क है उन सड़क के दोनों ओर तिराहों पर, चौराहों पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण पर जोर दिया जाता है। और वृक्षों को आप जानते हैं ये ध्वनि के अवशोषक होते हैं, जो ध्वनि परिवहन के विभिन्न साधनों से निकलती है उस ध्वनि को ये वृक्ष अवशोषित करते हैं। और वृक्षों के द्वारा जब ये ध्वनि अवशोषित कर ली जाती है तो इसका बहुत कम हिस्सा ही आपके कानों तक पहुंच पाता है और ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। यानी कि ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने का प्रयास करता है। और कैसे रोकता है, चौराहों पर, तिराहों पर, सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर, दोनों ओर, गलियों में वृक्षारोपण करके, क्या करके, वृक्षारोपण करके ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाए जाते हैं। और प्लांट ध्वनि प्रदूषण को
रोकते हैं। क्या? वृक्ष क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण रोकते हैं। क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। कौन? वृक्ष। यानी कि ग्रीन मफलर शब्द से ग्रीन मफलर कॉन्सेप्ट क्या करता है? ग्रीन मफलर का काम है ध्वनि प्रदूषण को रोकना। किसको रोकना? ध्वनि प्रदूषण को रोकना ही ग्रीन मफलर का काम है। ये यूपी टेट परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी इसको उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार फिर से वीडियो को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। ध्यान रखिए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, अगले महत्वपूर्ण पहलू की ओर चलेंगे जो पर्यावरण से संबंधित है उसकी ओर। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपसे। चलिए एक बार फिर से जरा सा ट्रिक का समय हो गया है, मैं ट्रिक आपको दे ही देता हूं, मेरे मन में भी रुक नहीं रही है। देखिए, मैंने आपको बताया था पृथ्वी ट्रिक का समय हो गया भाई। एक दूसरी ट्रिक मिल रही है आज की, ध्यान रखना। एक ट्रिक मैं पहले भी दे चुका हूं, आज के दिन ही दूसरी ट्रिक दे रहा हूं। आपका ख्याल है पूरा, आपको रटने नहीं दूंगा, आपको वैसे ही रटा दूंगा क्लास में, ध्यान रखना। तो देखिए, पृथ्वी में पाए जाने वाले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं भाई? जल्दी से जल्दी बताइए। हमने आपको उस दिन बताया था लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिकॉन पाई जाती है। और इनको याद रखने के लिए इनके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं। अगर एक एक करके याद करोगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा रटने में। लोहा 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 लोहा, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, लोहा करते हुए पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए, लो आसी में निकली गंध। आसी किसी बर्तन का नाम मान लीजिए, यानी कि आसी में भी गंध, बदबू निकल आई। ये ट्रिक कह रही है। लो फॉर लोहा। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। परसेंटेज कितना होता है? लगभग 35। आ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 30%। इसके बाद सी फॉर सिलिकॉन, और सिलिकॉन तीसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। फिर मैं फॉर मैग्नीशियम, निकली मतलब निकेल, और गंध मतलब गंधक। ये सारे के सारे वो तत्व हैं जो पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ये आपके सामने। नंबर 1 पर लोहा, नंबर 2 पर ऑक्सीजन, नंबर 3 पर सिलिकॉन, नंबर 4 मैग्नीशियम, नंबर 5 निकेल, और नंबर 6 गंधक। आपको याद हो गया होगा कि नहीं हुआ? बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। आपको याद हो गया होगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये 6 नाम याद करने में पूरा दिन निकल जाता, लेकिन इस ट्रिक को याद कर लोगे 1 मिनट में याद हो जाएंगे 6 के 6। यानी कि आज हमने क्या क्या बताया आपको? वायुमंडल की परतें याद करने की ट्रिक दे दी, और पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो मैंने पिछली क्लास में कराए थे उनको याद करने की भी ट्रिक आपको दे दी। फटाफट से याद कर लीजिए, जल्दी जल्दी करिए, देर न करिए, और वीडियो को एक बार वायरल कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, जल्दी जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पहलू की ओर, और आज हम एक टेबल भी तो कराएंगे।
जल्दी बताओ, कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आपको पर्यावरणीय पहलू भी कराए, आपको जल संधियां भी कराई। अब याद करने वाले टॉपिक पे आते हैं, टेबल पे आते हैं। वैश्विक जनजातियां आज हम कराने वाले हैं। वैश्विक जनजातियां, वैश्विक जनजातियां। और जनजातियां क्या होती हैं भाई? ट्राइब्स होती हैं। ट्राइब्स क्या होते हैं? आदिवासी लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जनजातियां कहते हैं। जनजातियां केवल भारत में ही नहीं पाई जाती, भील, मीणा, ये सब जनजातियां हैं। लेकिन जनजातियां न सिर्फ भारत में पाई जाती हैं, पूरे विश्व में पाई जाती हैं, पूरे विश्व में पाई जाती हैं। पूरे विश्व की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनकी चर्चा करनी है मुझे आज। जो सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं पूरे विश्व की, उनकी चर्चा कर रहा हूं। किन देशों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? क्वेश्चन आता है भैया, मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन आता है, एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है? शेमोंग जनजाति कहां पाई जाती है? मसाई जनजाति कहां पाई जाती है? जुलू जनजाति कहां पाई जाती है? एनू जनजाति कहां पाई जाती है? उनसे संबंधित देश का नाम क्या है? ये क्वेश्चन में आता है, आपको याद करना पड़ेगा। एक तरफ जनजाति लिखिए और दूसरी तरफ लिखिए संबंधित देश। क्या? संबंधित देश। फटाफट से लिखते चलिए, देर मत करिएगा, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, लिखते चलिएगा। सबसे पहली जनजाति एस्किमो, और एस्किमो काफी महत्वपूर्ण जनजाति है, ठंडे क्षेत्रों में रहती है ये। इग्लू, घर सुने? इग्लू सीटेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। इग्लू का संबंध किनसे? एस्किमो जनजाति से। ये बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। लंबर जैक, आपने नाम सुना होगा, लंबर जैक, जो मौसम के अनुसार स्थान चेंज करते हैं, लंबर जैक, वो उन्हीं से संबंधित शब्द है। देखिए एस्किमो किन कहाँ पे पाए जाते हैं? कनाडा और ग्रीनलैंड के, कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश। कौन से प्रदेश? टुंड्रा प्रदेश। कहाँ के? कनाडा और ग्रीनलैंड के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में केन्या देश में पाई जाती है। इसके बाद तीसरा, जुलू, जुलू दक्षिण अफ्रीका देश में पाई जाती है। आपने एक दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम में पहले खिलाड़ी खेलते थे, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के समय में लांस क्लूजनर। लांस क्लूजनर को प्रिय भाषा में उनको एक निकनेम था जुलू। जुलू एक जनजाति है जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। चौथा, एनू। एनू पाई जाती है जापान में। कहाँ पे? जापान में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से उतारिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एनू के बाद पांचवी जनजाति है आपकी हेमाइट, और हेमाइट जनजाति पाई जाती है युगांडा में। इसके बाद पिग्मी, और पिग्मी पाई जाती है कांगो बेसिन अफ्रीका में। इसके बाद बद्दू, इंपॉर्टेंट है बद्दू, ध्यान रखिएगा, अरब मरुस्थल में पाई जाती हैं। अरब मरुस्थल। आठवीं महत्वपूर्ण जो जनजाति है वैश्विक स्तर पर बुशमैन। बुशमैन कहां पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ये भी कालाहारी मरुस्थल कहां है? अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद पापुआन्स, ये पपुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। कौन सा? पपुआ न्यू गिनी। पापुआन्स कहाँ पाए जाते हैं? पपुआ न्यू गिनी में। इसके बाद 10वां, सेमांग, और शेमांग कहाँ पाए जाते हैं? सेमांग पाए जाते हैं मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में पाए जाते हैं। कौन से? शेमांग। तो 10 महत्वपूर्ण जनजातियां, वैश्विक स्तरीय जनजातियां, 10 महत्वपूर्ण जनजातियां आपको मैंने कराई। इनको फटाफट से लिखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको कराई है आज। एक बार फिर से आपको एक बहुत ही अलग चीज मैंने आपको दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपके एग्जाम में आने वाली चीज है। और अब हम चलते हैं सीधे एक और पर्यावरणीय पहलू की ओर। छोटा सा पर्यावरणीय पहलू बताएंगे, जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्यावरणीय पहलुओं की चर्चा चल रही थी,
तो देखिए पर्यावरणीय पहलुओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें अब तक हो चुकी हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। पर्यावरणीय पहलुओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। देखिए मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव करा दिया है, मैं आपको ओजोन क्षरण भी करा दिया, ओजोन क्षरण भी आपको कराया मैंने, आपको अम्ल वर्षा भी कराई मैंने। अम्ल वर्षा उस दिन मैराथन क्लास हुई थी, उसमें मैंने चर्चा की थी। भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा हो चुकी, भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा हो चुकी है आपकी। इसके अलावा ग्रीन मफलर की चर्चा हो चुकी। ये सारे के सारे वो पर्यावरणीय पहलू हैं जो मैंने विभिन्न क्लासेस के अंतर्गत आपको करा दिए। और आप यकीन मानिए पर्यावरण सेक्शन के अंतर्गत यूपी टेट परीक्षा में इन पर्यावरणीय पहलुओं से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ये आपको याद हो चुकी हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जल्दी से जल्दी फटाफट से रट लीजिएगा। मैंने अब आप पूछ रहे हैं प्रमोद जी क्रांतियां भी मैंने करा चुका हूं, मैं वो टेबल्स के अंतर्गत मिसलेनियस के अंतर्गत आपको कराई है मैंने। और इस प्रकार बहुत सारे पर्यावरणीय पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। किन पे चर्चा हो चुकी है? बहुत सारे पर्यावरणीय पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। देखिए आज हम एक चिपको आंदोलन और उठाते हैं। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पर्यावरण से संबंधित ही आंदोलन है चिपको आंदोलन। देखिए उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ ये, और रैनी गांव से स्टार्ट हुआ। कहां से? रैनी गांव से स्टार्ट हुआ। पहले लोग क्या करते थे? वनों को काटते थे, वो अवेयर नहीं थे वनों के लाभ के बारे में, पेड़ों के लाभ से वो अवेयर नहीं थे, तो वो क्या करते थे? पेड़ों को काट दिया करते थे। लेकिन जो अवेयर जागरूक लोग थे वो जानते थे कि पेड़ों का महत्व कितना है, और पेड़ों को बचाने के लिए वो क्या करते थे? पेड़ों से चिपक जाया करते थे। और इसी कारण इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड में चमोली जिले के रैनी गांव से स्टार्ट हुआ। इसके दौरान क्या करते थे? लोग पेड़ों की रक्षा करने हेतु उनसे चिपक जाया करते थे। और इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा, सबसे पहले यूपी टेट परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? आंसर आया उत्तराखंड। फिर आया किस जिले से? आंसर हुआ चमोली। फिर एक बार क्वेश्चन आया किस गांव से है? तो रैनी। और इसके प्रणेता कौन थे? ये तो अक्सर कर धुआंधार परीक्षा में पूछा गया, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। कहां स्टार्ट हुआ? रैनी गांव, रैनी गांव, चमोली जिला उत्तराखंड, चमोली जिला उत्तराखंड। इसके बाद इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और इस आंदोलन के दौरान क्या किया जाता था? वनों की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए लोग उनसे चिपक जाया करते थे, उनसे चिपक जाया करते थे। यानी कि लोग कहते थे पहले हमें काट दो, फिर उसके बाद पेड़ को काटना। और इस प्रकार से पेड़ों की रक्षा किया करते थे। और इस प्रकार जो आंदोलन चला उसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन। कब चला? 1973 में। किस गांव से स्टार्टिंग हुई? रैनी गांव से। कौन सा जिला? चमोली जिला। कौन सा प्रदेश? उत्तराखंड। इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके दौरान क्या कार्यक्रम होता था? वनों से चिपककर उनकी रक्षा की जाती थी। तो उम्मीद करता हूं क्लास मेरी बहुत मजेदार लगी होगी आपको। आज की क्लास बहुत एग्जाम ओरिएंटेड थी। आज की क्लास जिसने ले ली होगी समझ लीजिए उसको बहुत सारे क्वेश्चंस का लाभ मिल गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का लाभ आपको मिला होगा आज की क्लास से, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। कल फिर एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक को लेकर, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स को लेकर, एक जबरदस्त टेबल को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, जिससे कि आप कॉन्सेप्चुअल चीजें भी समझते चलें और चीजों को रटते भी चलें। और रटाने के लिए बदस्तूर में ट्रिक बना रहा हूं, ट्रिक आपके सामने ला रहा हूं।
आपको दिख रहा होगा मेहनत में कोई कमी नहीं है। आप भी अपनी मेहनत में कमी मत करना, जिससे अगर हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या होगा? सफलता आपके कदम चूमेगी। और ये ध्यान रखिएगा, संसार में केवल चमत्कार को नमस्कार होता है। जो व्यक्ति उगता सूरज होता है, जो चमत्कार होता है, दुनिया केवल और केवल उसी को नमस्कार करती है। अगर आप गरीब रह गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो समझ लीजिए जितने भी यार दोस्त सगा संबंधी हैं वो आपका नाम लेने से भी हिचकेंगे। वो आपको बगल में अगर आप मिलेंगे भी सड़क पे तो आपको पहचानने से भी कतराएंगे। इसलिए आपको क्या बनना है? चमत्कार बनना है। और चमत्कार बनने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। और मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।